यह कहानी यौन क्षमता में अक्षम एक पति और हवस से भरी उसकी पत्नी की कहानी। औरत ने अपनी कामुकता की आग को बुझाने के लिए किस हद तक जाती है। कहानी में आपको भरपूर कामुकता, सस्पेंस और थ्राइड देखने को मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अर्जुन और माधवी की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनका रिश्ता सुखद नहीं था। अर्जुन एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता। वहीं माधवी महत्वाकांक्षी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उनकी शादी में प्यार की जगह अब औपचारिकता और ठंडेपन ने ले ली थी। अर्जुन की यौन क्षमता में कमी के कारण माधवी लंबे समय से असंतुष्ट थी। राजा रघुनाथ राज्य के सबसे शक्तिशाली और आकर्षक व्यक्ति, लेकिन उसकी नजरें लंबे समय से माधवी पर थी। एक दिन जब अर्जुन खेतों में काम करने गया था, माधवी और रघुनाथ अकेले मिले। रघुनाथ ने माधवी की कमजोरी और उसकी इच्छाओं को समझ लिया था। वह धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ाने लगा। माधवी, जो अर्जुन के ठंडे व्यवहार से पहले ही परेशान थी, रघुनाथ की बातों में आ गई। उसकी मर्दानगी और सत्ता ने माधवी को आकर्षित किया। दोनों के बीच जल्द ही एक गुप्त और शारीरिक संबंध शुरू हो गया। माधवी अब अर्जुन के प्रति और भी कठोर हो गई थी। अर्जुन एक दिन जंगल के रास्ते से गांव लौट रहा है। रास्ता सुनसान और भयावह है। घना जंगल, पक्षियों की डरावनी आवाज और अचानक बहने वाली ठंडी हवा माहौल को रहस्यमय बना देती है। तभी मधुर आग की हल्की चमक दिखाई देती है। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो तीन रहस्यमय अजनबी, जो साधु जैसे दिखते हैं, उसे घूर रहे होते हैं। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान है और उनकी आंखों में कुछ ऐसा है जो अर्जुन को असहज कर देता है। पहला साधु कहता है, तुम बहादुर हो अर्जुन, पर क्या तुम्हारे भीतर राजा बनने का साहस है? दूसरा साधु जोड़ता है, तुम्हारा भाग्य तुम्हें राजा बनाएगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरा साधु सबसे रहस्यमय आवाज में कहता है, सत्ता के सिंहासन के लिए खून की नदी से गुजरना होगा। अर्जुन डर और आश्चर्य के बीच फंसा हुआ है। वह उनसे पूछता है, तुम कौन हो और मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? कहते हैं, यह तुमको अपने आप पता चलेगा। और वे धीरे धीरे धुएं में बदल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अर्जुन परेशान और उलझन में अपनी राह पर आगे बढ़ता है, लेकिन उनके शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहते हैं। अर्जुन गांव लौटता है, लेकिन वह बेचैन है। साधुओं की भविष्यवाणी उसके दिमाग में बार बार गूंजती रहती है। वह इस बारे में अपनी पत्नी से बात करने का फैसला करता है। उसकी पत्नी, जो तेज रार और महत्वाकांक्षी है, अर्जुन के चेहरे पर चिंता देखकर तुरंत समझ जाती है कि कुछ बड़ा हुआ है। रात को जब दोनों अकेले होते हैं, अर्जुन उसे पूरी घटना सुनाता है। उसकी पत्नी, जिसे लोग माधवी कहते हैं, यह सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाती है और माधवी के मन में भी रानी बनने का लालच जाग जाते हैं। माधवी को यह भी पता है कि रानी बनने के बाद वह अपनी प्यास किसी से भी बुझा सकती है। माधवी, अगर यह सच है तो यह तुम्हारे लिए एक मौका है। अर्जुन, राजा बनने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन यह मौका किस्मत वालों को मिलता है। सत्ता में सही और गलत नहीं होता। अगर तुम्हारे पास मौका है तो तुम्हें उसे छीन लेना चाहिए। जो हिम्मत नहीं करता वह कुछ नहीं पाता। अर्जुन के मन में उथल पुथल मच जाती है। एक तरफ उसकी अंत आत्मा उसे सही राह पर चलने को कहती है, तो दूसरी तरफ माधवी के शब्द उसे आते हैं। वह सोचता है कि अगर वह राजा बनता है तो उसके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वह अपने लोगों के लिए ज्यादा कर पाएगा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाता। वह खिड़की से बाहर अंधेरे को देखता रहता है, जबकि माधवी उसके कानों में अपनी योजनाएं फुसफुसाना कि यह एक दुर्घटना थी। किसी को शक भी नहीं होगा। अर्जुन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी पत्नी और रघुनाथ के बीच क्या चल रहा है। माधवी ने अर्जुन को साधुओं की भविष्यवाणी और राजा बनने के सपने में उलझा कर रघुनाथ को मारने की योजना बनाई। उसने अर्जुन से कहा, रघुनाथ को मारने के बाद तुम्हारे और मेरे जीवन में नई शुरुआत होगी। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। अगली रात अर्जुन और माधवी राजन रघुनाथ को खत्म करने की योजना बनाते हैं। माधवी योजना बनाती है कि रघुनाथ को उनके ही महल में खत्म किया जाएगा। जब वे गहरी नींद में होंगे, अर्जुन
शुरुआत में डर और संकोच दिखाता है, लेकिन माधवी उसे याद दिलाती है कि यह उनका भाग्य है। माधवी, अगर तुम अब कमजोर पड़े तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। क्या तुम पूरी जिंदगी दूसरों के पीछे चलना चाहते हो? अर्जुन धीरे धीरे अपनी झिझक पर काबू पाता है और योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा। अर्जुन और माधवी महल में चुपचाप दाखिल होते हैं। माधवी पहरेदार को शराब में नशा मिलाकर बेहोश कर चुकी है। अर्जुन के हाथ में एक तेज खंजर है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। रघुनाथ अपने कक्ष में सो रहे हैं। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास पहुंचता है। वह खंजर उठाता है, लेकिन कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसके मन में फिर से द्वंद्व शुरू हो जाता है। अर्जुन सोचता है, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? क्या मैं यह सब सिर्फ एक भविष्यवाणी के लिए कर रहा हूं? तभी माधवी पीछे से फुसफुस है, अब मत रुको। अगर आज नहीं किया तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। माधवी की बात सुनकर अर्जुन अपने डर और दुविधा पर काबू पाता है। वह खंजर उठाकर एक झटके में रघुनाथ का काम तमाम कर देता है। खून के छींटे उसके चेहरे और हाथों। अर्जुन घबरा जाता है और पीछे हटता है। अर्जुन कांपते हुए, यह मैंने क्या कर दिया? माधवी उसे शांत करती है और कहती है, अब यह सोचने का समय नहीं है। इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाओ। दोनों जल्दी से हत्या के सबूत मिटाते हैं। खून साफ किया जाता है और रघुनाथ की मौत को एक हमले या डकैती का रूप दिया जाता है। हत्या के बाद अर्जुन अपने घर में वापस आता है, लेकिन वह अंदर से टूट चुका है। उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। वह बार बार अपने हाथों को देखता है, मानो खून को महसूस कर रहा। अर्जुन, यह खून कभी नहीं छूटेगा। मैं इसे हमेशा देखता रहूंगा। माधवी उसे शांत करती है और कहती है, यह सिर्फ शुरुआत है। अब और खून करने होंगे। अपने कदम और मजबूत करने होंगे। अर्जुन अब राजा बनने की राह पर है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में यह अपराध हमेशा के लिए एक काले धब्बे की तरह बैठ जाता है। रघुनाथ की हत्या के बाद अर्जुन राजा बन जाता है। लोग उसे सम्मान देते हैं, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता। सत्ता का भार और अपने किए हुए अपराध का बोध अर्जुन को भीतर से तोड़ने लगता है। राजमहल की भव्यता के बीच अर्जुन खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। वह अपने कमरे से गुजरता है तो उसे लगता है कि रघुनाथ की आत्मा उसे घूर रही है। रात को सोते समय वह बार बार बुरे सपने देखता है। सपनों में रघुनाथ का खून से सना चेहरा उसे दिखाई देने लगता है। अर्जुन पसीने से तरबतर उठ जाता है। वह अपने हाथों को देखता है, जिन्हें उसे हमेशा खून से सना हुआ महसूस होता है। माधवी अब और अधिक सत्ता और जिस्म की भूखा हो गया है। वह अर्जुन को नए षड्यंत्र में शामिल होने के लिए उकसा है और महल से बाहर भेजना चाहती है और नौकरों के साथ अपने प्यास बुझती है। माधवी, तुम अब राजा हो, लेकिन तुम्हें अपनी जगह बनाए रखने के लिए और कदम उठाने होंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उन्हें खत्म करना हो। अर्जुन, जो पहले ही अपराध बोध से ग्रस्त है, अब और हत्याओं के विचार से डरने लगता है, लेकिन माधवी की बातें उसे बार बार मजबूर करती है। अर्जुन का अपराध बोध धीरे धीरे उसे पागलपन की ओर ले जाता है। एक रात वह अकेला महल के गलियारों में टहल रहा होता है। जब उसे लगता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा, वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद वह रघुनाथ का प्रेत छवि देखता है। गहरी आवाज में कहता है, अर्जुन, तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हें तुम्हारे पापों का फल मिलेगा। अर्जुन अपने कान बंद कर लेता है और चिल्लाता है, नहीं, यह सच नहीं है, यह मेरी कल्पना है। माधवी और अर्जुन के बीच भी दरारें बढ़ने लगती हैं। माधवी गुस्से में, तुम हमेशा इतना डरते क्यों हो? तुम राजा हो। राजा को डरने की नहीं, राज करने की जरूरत होती है। अर्जुन, तुम इसे नहीं समझोगी माधवी। मैंने जो किया है उसका भार तुमने नहीं उठाया। यह खून सिर्फ मेरे हाथों पर है। माधवी चुप हो जाती है, लेकिन अर्जुन की कमजोरी उसे चिंतित कर देती है। माधवी, तुम्हें अब अपने डर को भूलकर लड़ना होगा। तुम राजा हो और यह तुम्हारा अधिकार है। अर्जुन अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन वह खुद को युद्ध के लिए तैयार करता है। युद्ध का दिन, युद्ध का मैदान गांव के बाहरी हिस्से में है। सत्यजीत और उसके सैनिकों ने अर्जुन के महल को घेर लिया।
अपने बचाव के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। युद्ध भयंकर होता है, खून की नदियां बहती हैं। अर्जुन अपनी तलवार से कई दुश्मनों को गिरा देता है, लेकिन हर हत्या के साथ उसका अपराध बोध और बढ़ता जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि हर दुश्मन के चेहरे में मवी झलक रही है। अर्जुन मन ही मन, क्या यह सब मेरे पापों का फल है? क्या मैं इस युद्ध को जीत भी लूं तो भी चैन पा सकूंगा? आखिरकार अर्जुन और सत्यजीत का सामना होता है। सत्यजीत उसे एम की हत्या के लिए चुनौती देता है। सत्यजीत, तुमने हमारे राजा को धोखा दिया और उनकी हत्या की, अब तुम्हारा अंत निकट है। अर्जुन क्रोध में भरकर तलवार उठाता है और कहते हैं, क्या तुमको पता है तुम्हारे राजा ने मेरे पत्नी के साथ सोता था और मुझे यह सब देखकर भी अनदेखा करना पड़ता था। अगर मैं अकेले होता तो राजा को नहीं मार पाता। इसीलिए मैं झूठी कहानी बनाकर अपने पत्नी को रानी बनाने का सपना दिखाकर दोनों मिलकर राजा को मार डाला। अब दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। सत्यजीत तेज और चतुर है, लेकिन अर्जुन की ताकत और कौशल अद्भुत है। युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में रघुनाथ की हत्या और अपने अपराध की स्मृतियां बार बार कौंध है। उसका ध्यान भटकता है और इसी का फायदा उठाकर उसकी पत्नी ने उसे गंभीर चोट पहुंचा देता है। अर्जुन घायल होकर जमीन पर गिरता है। वह खून से लथपंचार संगीत, जो काम तुमसे नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ वही काम ही तो राजा के साथ करती थी। अब मैं रानी हूं और मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूं। अर्जुन जमीन पर पड़ा हुआ आसमान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू है। अर्जुन की मृत्यु के बाद सत्यजीत ने रानी को बंदी बना लेते हैं और रघुनाथ के उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता संभालता है और गांव को फिर से समृद्धि की ओर ले जाता है। अर्जुन और माधवी की कहानी लोगों के लिए एक सीख बन जाती है कि लालच और अनैतिक कार्य हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं।